अस्सलाम वालेकुम dear student, welcome to the class of online class of introduction of political science। जो आज हम लेक्चर में स्टडी करेंगे वो है कि जो इस वीक हम थ्रू आउट स्टडी करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। अगर हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस स्टडी करें तो वी ऑल नो डैट कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अच्छा, अब बाय सोशल का ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन बीइंग और बीस्ट नहीं। इंसान जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, इंसान अकेला नहीं रह सकता। उसको सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी कंपेनियन की, किसी ना किसी दोस्त की या किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ओन बेसिक नेसेसिटी एंड नीड्स। अगर आपको खुराक चाहिए तो डेफिनेटली आप को किसी न किसी जो है अपनी इस नीड को फुलफिल करने के लिए किसी कंपेनियन की, किसी दोस्त की ज़रूरत है। इसी तरह जो है इंसान जब सोसाइटी में रहता है तो वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाता। उसकी सर्वाइवल के लिए यानी कि हर बंदा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हर बंदे को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे बंदे की हेल्प की, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है और तमाम लोगों के साथ मिलजुल के रहता है। जब वो सोसाइटी में रहता है तो उसकी कुछ कलेक्टिव लाइफ होती है, जैसे कि अरिस्टोटल कहते हैं, और वो लाइफ जो है उसकी नेसेसिटी होती है। उसके लिए वो क्या करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, पॉलिटिकल मैकेनिज्म बनाता है, यानी कि अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाता है, लॉज फॉर्मुलेट करता है ताकि तमाम इंसान सोसाइटी में रहते हुए जो है एक ऑर्गेनाइज्ड और एक जो है ना बाय लॉ जिंदगी गुजारें। एक देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लॉस नहीं है और माइट इज राइट का रूल है, यानी कि जो मेरा है वही सही है, या आपने एक जो है मुहावरा सुना होगा जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर ये एक सिस्टम है आपकी सोसाइटी में तो आपकी सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर है, आपकी सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, वो एक इंसानों की सोसाइटी नहीं है। इसलिए जब इंसान एक सोसाइटी में रहता है अपनी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको जब कुछ कंपेनियंस की ज़रूरत होती है तो उनको एक दूसरे के साथ रहते हुए सोसाइटी के अंदर अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सोसाइटी के अंदर इंसान फॉर्मुलेट करता है ताकि तमाम लोग जो हैं वो एक कलेक्टिवली जो है सोसाइटी के अंदर रह सकें। और इसी तरह इंसान की डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह इंसान गारों से, जंगलों से होता हुआ सोसाइटी और स्टेट में आके उसने रहना स्टार्ट किया है। अब पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस उतना ही पुराना सब्जेक्ट है, उतना ही कदीम सब्जेक्ट है जितनी कदीम इंसान की सिविलाइजेशन है या उसकी पॉलिटिकल लाइफ है। जब इंसान ने फर्स्ट टाइम सोचा कि उसके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, उसके पास कुछ रूल्स होने चाहिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ लॉ होना चाहिए, उसकी उस सोच के साथ ही पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब इंसान ने फर्स्ट टाइम अपने आप को पॉलिटिकली या अपने अपने आप को पॉलिटिकल लाइफ के टुवर्ड फर्स्ट टाइम उसने स्टेप रखा तो वहीं से जो है पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो हमारे तक पहुंचता है। Political science is that branch of social sciences that studies state, politics and government। हम सबको पता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं या पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपनी सोसाइटी के बारे में, स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। जैसे कि ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्टेट। कैसे? यानी कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताती है कि स्टेट बनी कैसे है, स्टेट क्यों बनी है, किस वजह से बनी है, वो कौन कौन सी स्टेजेस थी जिसकी वजह से स्टेट बनी है, या वो कौन कौन सी ज़रूरतें थी, वो कौन कौन सी इंसान की मजबूरियां थी कि उसने उसको इंसान को कंपेल किया कि वो एक स्टेट बने। उसके बाद जब स्टेट बन गई तो हमारे पास जो करंट फॉर्म है स्टेट की, उस तक आने में इंसान को कितनी जो है स्ट्रगल करनी पड़ी, वो कौन कौन सी स्टेजेस थे जिससे गो थ्रू करके इंसान जो है वो इस आज के दौर की रियासत में, ये स्टेट में वो आया। फिर स्टेट के फंक्शंस क्या क्या हैं, स्टेट की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्टेट रन कैसे करती है, स्टेट इंटरनेशनली दूसरी स्टेट के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं। इसलिए अरिस्टोटल कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है एज अ स्टडी ऑफ अ स्टेट, यानी कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लिया इसका मतलब है कि आपने स्टेट को स्टडी कर लिया। और अगर आपने स्टेट को स्टडी करना है, रियासत को स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा।
अच्छा, पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक हम ये नहीं कह सकते कि एक अकेला सब्जेक्ट है, एक अलोन सब्जेक्ट है, नहीं। कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके साथ पॉलिटिकल साइंस मिलके काम करता है, जैसे सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द साइंसेस ऑफ सोसाइटी। और हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह इकोनॉमिक्स है कि स्टेट की मौशियत कैसे होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उसकी कौन कौन से, यानी कि जब हम, आपको पता है जब बजट आता है, जब हमारे पर टैक्स इम्पोज होता है, वो तमाम के तमाम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैटर्स हैं। अगर वो स्टेट के हैं तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल साइंस भी डील करेगा। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ भी मिलकर काम करता है। सिमिलर विथ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है कि पहले जो आज मौजूदा दौर से पहले जितने भी लोग हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, मुग़ल एम्पायर क्या थी, ब्रिटेन एम्पायर क्या थी, रोमन फ्रेंच एम्पायर क्या थी, ये सारी के सारी एम्पायर्स जो हैं वो कैसे ख़त्म हुई, कैसे स्टेट बनी, कैसे बादशाह ख़त्म हुई, कैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आया, ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हमें क्या बताता है, पॉलिटिकल साइंस भी हमें इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो नॉलेज है वो हम तक डिलीवर करता है। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, यानी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, यानी कि इंसान को इंसान बनाती है, ये उससे रिलेटेड जो है स्टडी है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि इंसान कैसे सोशल एनिमल है और वो कैसे दूसरे एनिमल से डिफरेंट है, वो कैसे एक दूसरे के साथ रहता है या रहना पसंद करता है। पब्लिक पॉलिसी एंड अमंग अदर्स, यानी कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, जो स्टेट आपके टूवर्ड पॉलिसी बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो एक स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के टूवर्ड जो है फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं। ये सब की सब चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ। और पॉलिटिकल साइंस जो है डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ, जिसमें सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, पब्लिक पॉलिसी है, लॉ है, इन सब के साथ मिलके काम करता है। और उसका काम किस चीज़ के ऊपर है, सिर्फ स्टेट के ऊपर है कि स्टेट क्या है, स्टेट कैसे वर्क करती है, स्टेट किस लिए बनाई गई है, यानी कि उसकी तमाम के तमाम स्टडीज ही किस चीज़ के ऊपर है, स्टेट के ऊपर। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को डिवाइड करें इन टू टर्म्स, तो ये दो टर्म्स है, एक है पॉलिटिकल एंड देन है साइंस। अगर हम पॉलिटिकल को करें तो पॉलिटिकल जो वर्ड है वो निकला है पॉलिटिक्स से। अगर हम देखें कि पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था एशियन ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने, जब कहा था कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका ये मतलब नहीं था कि इंसान जो है वो बीस्ट की तरह या जानवर की तरह बिहेव करता, नहीं। उसका मतलब ये था पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एक्टिविटी दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स। जैसे कि इंसान की जितनी भी पॉलिटिकल लाइफ है, उसकी एक्टिविटीज़ है, तमाम ज़रूरी एक्टिविटीज़ जिसमें उसका आर्ट आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, साइंस आ जाता है, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंसान को डिफ्रेंशिएट करती हैं एनिमल से। और ये सिर्फ एक इंसान के अंदर ही अल्लाह ताला ने काबिलियत पैदा की है कि वो कॉपरेशन करता है। और कॉपरेट क्यों करता है, जब उसका कोई इंटरेस्ट हो, उसका कोई अपना मुफाद हो, और उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उसके लिए वो चीज़ें बनाता है, लॉज बनाता है, ताकि कलेक्टिवली जो है वो एक स्टेट के अंदर रह सके। अगर हम टर्म पॉलिटिक्स की बात करें तो टर्म पॉलिटिक्स जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से पोलिस से, विच मीन सिटी स्टेट। और सिटी स्टेट जो है वो एक एशियन ग्रीक में छोटी शहरी रियासतें, यानी कि इसकी उर्दू ये होगी शहरी रियासतें। एशियन ग्रीक में जो है वो 185 के करीब शहरी रियासतें थी। और ये तमाम के तमाम, जैसे आज के दौर में सूबे होते हैं, ज़िला होते हैं, यूनिट्स होते हैं, इसी तरह एशियन ग्रीक में जो है वो सिटी स्टेट्स थी। और ये तमाम सिटी स्टेट्स के अंदर एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम था, अपने गवर्नमेंट का सिस्टम था, इनका पास अपना निज़ाम था। और तब जब एशियन ग्रीक के जो फिलोसोफर थे, जिसमें अरिस्टोटल और प्लेटो आते हैं, जब उन्होंने उन सिटी स्टेट को स्टडी करना शुरू किया, उनके अफेयर्स को स्टडी करना शुरू किया, उनकी स्टडी से जो है हमारे पास भी पॉलिटिक्स आती है कि और आपको मैं ये बता दूँ कि पॉलिटिक्स का मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ सिटीजन्स भी होता है कि एक स्टेट में रहते हुए सिटीजन्स की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। जब
जब एशियन ग्रीक में 185 सिटी स्टेट्स थी, तो अरिस्टोटल और प्लेटो ने उनकी सिटीजन्स की एक्टिविटीज़ जो है उसको मॉनिटर करना शुरू किया, उसको स्टडी करना शुरू किया। वो ये देखा कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से एक सिटी स्टेट का निज़ाम मुख्तलिफ है दूसरी सिटी स्टेट के साथ। जब उन्होंने ये कंपैरिजन करना स्टार्ट किया, जब उन्होंने ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया, तो उस एनालिसिस के नतीजे में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस आई। एशियन ग्रीक में जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो गवर्नमेंट और स्टेट की बजाय जो है उसको सिटी स्टेट कहती थी। और वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि इंसान की जो पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है या पॉलिटिकल लाइफ में डिफरेंस है। नहीं, एशियन ग्रीक में वो इन लोगों को बाकायदा कंपेल करते थे कि आप जो है स्टेट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, स्टेट के फंक्शन में पार्टिसिपेट करें। स्टेट का मतलब है सिटी स्टेट। और अगेन मैं बताती चलूँ डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज के दौर में हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं या प्रोविंसेस मिलते हैं, उस दौर में सिटी स्टेट होती थी जो बहुत ही कम लोगों की तादाद पे मुश्तमिल होती थी, कंसिस्ट करती थी। और वो तमाम सिटीजन जो हैं वो डायरेक्टली अपनी सिटी स्टेट को रन करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और उनकी पॉलिटिकल लाइफ में जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। और पॉलिटिक्स जो है अगर हम देखें तो वो लोग कभी भी पॉलिटिक्स को, पर्सनल लाइफ को या सोशल लाइफ को जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं रखते थे, बल्कि वो कहते थे ये सब चीज़ें आपस में एक ही है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी पर्सनल लाइफ है या पॉलिटिकल लाइफ है या सोशल लाइफ है सिटी स्टेट में। नहीं, वो कहते थे कि एक इंडिविजुअल की, एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव रखे और स्टेट के मैटर में, यानी कि सिटी स्टेट के मैटर में जो है वो फुली इन्वॉल्व होकर अपना रोल प्ले करें। अगर हम पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटिक्स का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है वो पॉलिटिक्स से निकला है, अगर हम इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें तो हम इसको डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो वेस्टर्न पॉलिटिक्स की आती है। और ये वेस्टर्न पॉलिटिक्स के जो रूट्स हैं हम एशियन ग्रीक से जो है, जिसमें सुकरात आ जाते हैं, अरिस्टोटल आ जाते हैं, प्लेटो आ जाते हैं, इनसे ड्राइव करते हैं। यानी कि इनकी राइटिंग से, इनकी बुक ने बाकायदा पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को जो है एक शेप दी। मैं आपको ये भी बार बार क्लियर करती चलूँ कि पहले पॉलिटिकल साइंस को एज अ टर्म यूज़ नहीं किया जाता था। पहले लोग पॉलिटिक्स का वर्ड यूज़ करते थे और पॉलिटिक्स का मतलब उनके लिए पॉलिटिकल साइंस ही होता था। जैसे प्लेटो ने अपनी बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसमें पॉलिटिकल साइंस को डेवलप किया। उन्होंने ये बताया कि पॉलिटिक्स होती क्या है, स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, लोग अपने स्टेट और गवर्नमेंट में कैसे रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली अरिस्टोटल ने जो है पॉलिटिक्स लिखी, जिन्होंने ये भी कहा था कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। उनका ये स्टेटमेंट ही बहुत फेमस हुआ, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, तो उसका मतलब यही था कि इंसान जो है सोसाइटी में रहता है और उसको सोसाइटी के अंदर रहने के लिए कॉपरेशन ज़रूरी होता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। जब वो लॉज बनाता है तो वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर लेता है, पॉलिटिकली यूनाइट कर लेता है फॉर द सेक ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, ताकि वो अपना कोई ना कोई फ़ायदा जो है फुलफिल कर सके। और अरिस्टोटल को इसी वजह से कि उन्होंने बाकायदा एक बुक लिखी पॉलिटिक्स के नाम से, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को इन डिटेल डिस्कस किया, उसकी डिस्क्रिप्शन दी, उसको जो है एलैबोरेट किया। और इसी वजह से अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है ना ये फर्स्ट स्टेज आती है, जिसकी रूट जो है हमें एशियन ग्रीक से मिलती हैं। जो सेकंड स्टेज है पॉलिटिकल साइंस की, वो हमें रोमन एम्पायर से मिलती है। अच्छा, अब रोमन एम्पायर में क्या था? रोमन एम्पायर में जो है स्टेट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए थे, उनके पास डिफरेंट मेथड थे गवर्निंग करने के लिए, उनके पास डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन थे ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट होती क्या है। उसके अलावा उनके पास डिफरेंट ऑथर्स थे, जिसमें सीजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाकायदा रोमन एम्पायर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी डेवलपमेंट थी, ये वो वर्क कैसे करता है, उसके ऊपर डिफरेंट बुक्स लिखी। रोमन एम्पायर जो है वॉर क्यों करता है या वॉर में क्यों जंग करते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने इन डिटेल बुक्स लिखी। उन्होंने बाकायदा
अपने एम्पायर की वर्किंग फंक्शनिंग उसको बाकायदा स्टडी किया, उसको स्टडी को बाकायदा जो है डिफरेंट चीज़ों में लिखना स्टार्ट किया। इसी तरह रोमन एम्पायर जो है मिडिल एजेस में जब आती है तो उनकी उनकी जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, उनकी डिफरेंट राइटर्स हैं, वो बाकायदा ये बताते हैं कि चर्च और कोर्ट्स ने कैसे रोल प्ले किया पॉलिटिक्स के अंदर और स्टेट का क्या रिस्पॉन्स था। इसी तरह थॉमस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं अपने ज़माने के, जब उन्होंने बाकायदा रोमन एम्पायर को स्टडी किया इन डिटेल। देखिए जब कोई एम्पायर बनती है तो उसकी कुछ फंक्शनिंग होती है, उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो बाकायदा किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही वर्क कर रही हैं। अगर हम यहाँ पे मुगलिया दौर की बात करें तो डिफरेंट रूलर आए हैं, जैसे अकबर था। अकबर का जो दौर हुकूमत था वो बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि अकबर ने अपने कोर्ट में यानी कि अपनी अदालत में जो उसका जिसमें तमाम वज़रा होते हैं उसमें मोस्टली हिंदू थे, और उसने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए बाकायदा एक अलग से दीन का ऐलान किया जिसे दीन इलाही कहा गया। इसी तरह एशियन रोमन एम्पायर में भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन थे, डिफरेंट चीज़ें थी जिसके तहत वो वर्क करती थी, जिसके तहत उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वर्किंग होती थी। अब उस दौर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे, जैसे सीजर है, थॉमस है, इन्होंने उस दौर को स्टडी किया, उस पर डिफरेंट बुक्स लिखी, उस दौर में चर्च ने कैसे रोल प्ले किया, कोर्ट्स कैसे रोल प्ले करती थी पॉलिटिक्स के ऊपर, उस पर इन डिटेल जो है डिस्कशन की। इस तरह करते करते हमारे पास एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आने लगा कि देखिए अब पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आया क्यों। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि एक रोमन एम्पायर है, एक एशियन ग्रीक है। क्यों एशियन ग्रीक का जो वे ऑफ गवर्निंग है, ये अपने आप को चलाने का निज़ाम है, वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रोमन एम्पायर। तो जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को डेवलप करने में। जो थर्ड स्टेज है वो है इटालियन रेनेसांस। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ का, ये किसी नॉलेज का रेवोल्यूशन आना। अब इटालियन जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिलोसोफर आते हैं, जिसमें मैकियावेली बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक बुक लिखी प्रिंस, इस बुक को जो है ना मॉडर्न रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की गाइड लाइन भी कहा जाता है या गाइड बुक भी कहा जाता है। उसके बाद थॉमस है, जॉन लॉक है, रूसो है, इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने डिफरेंट थीरीज दी। और उसके बाद जो है अलेक्जेंडर है, थॉमस जेफरसन है, फ्रैंकलिन है। अब ये वो राइटर्स थे जिन्होंने बाकायदा पॉलिटिकल साइंस को लास्ट जो फाइनल जिसे हम कहते हैं ना टचअप, वो दिया। इन्होंने अपनी डिफरेंट बुक लिखी, डिफरेंट स्टेट का डिस्कशन किया, स्टेट के ऊपर तबसरे किए, डिफरेंट गवर्नमेंट की वर्किंग को डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट क्यों वर्क करती है। द प्रिंस में उन्होंने जो है बाकायदा मैकियावेली ने ये मेंशन किया था एक रूलर को या एक पॉलिटिकल लीडर को कैसे होना चाहिए, उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उन किस किस क्वालिटी के बेस पे उनको अपनी स्टेट को जो है वो रन करना चाहिए। इसी तरह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये हमें बताती है कि एक इंसान जो है किस तरह से एक डिफरेंट एग्रीमेंट्स करके एक स्टेट में, एक सोसाइटी में आया। पहले वो एक ऐसी कंडीशन में रहता था जिसमें उसके पास लॉ नहीं था, उसके पास कोई कानून नहीं था। उसने कैसे अपनी डिफरेंट नीड्स एंड नेसेसिटी के बेस पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद उसने एक ऐसी सोसाइटी बनी जहां कानून ही कानून थे। इसी तरह जो अमेरिकन पॉलिटिक्स यानी कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जिसमें फ्रैंकलिन है, जेफरसन है, अलेक्जेंडर है, इन्होंने डिफरेंट राइटिंग के थ्रू स्टेट और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर स्ट्रेस दिया कि गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए या गुड गवर्नेंस कैसी होती है या गुड गवर्नमेंट कैसी होती है। अगर हम स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन को डिवाइड करें तो इसकी 6 स्टेजेस बनती हैं। पहला है फिलोसफिकल, जो सिर्फ और सिर्फ डील करती है विद एंड्स एंड पर्पस। एंड्स का मतलब होता है किसी यानी कि कुछ नीड एंड नेसेसिटी होती है, उसका एम होता है कि स्टेट क्यों बनेगी, उसका क्या पर्पस है। उसके बाद सेकंड जो हम अगर स्टेट को या पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करें तो पॉलिटिकल साइंस का जो कंसर्न है वो इंस्टीट्यूशनल है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, इनके ऊपर पॉलिटिकल साइंस बात करती है। उसके बाद जो थर्ड है वो पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियरल रेवोल्यूशन है, जिसमें वो बाकायदा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट जो है मोटिवेशन को स्टडी करते हैं।
उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस का जो एवोल्यूशन का स्टेज है वो है प्रोलिस्टिक है। उसमें वो क्या करते हैं कि क्यों एक और दो ग्रुप आपस में इंटरेक्शन रखते हैं, या ग्रुप की इंटरेक्शन ज़रूरी है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन में रहती हैं, या कोई एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स या एनजीओज मिलकर क्यों काम करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की जो डेवलपमेंट हुई जब उसने स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, और वो क्या था कि क्यों इंडिविजुअल के दरमियान कनेक्शन होता है और कम्युनिटी के दरमियान कनेक्शन होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल और उसकी गवर्नमेंट के दरमियान क्या कनेक्शन होता है। जब पॉलिटिकल साइंस ने इसके ऊपर फोकस किया तो पॉलिटिकल साइंस अपनी 5th स्टेज के ऊपर थी, और लास्ट जो पॉलिटिकल साइंस की स्टेज है वो है उसकी डेवलपमेंट की, जब वो अपने आप को मजीद डेवलप कर रही है विद द चेंजिंग टाइम। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस है हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते दौर के साथ, दिन के साथ डेवलप कर रही है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक करती है, डायरेक्टली जुड़ी हुई इंसान के साथ, उसकी सोसाइटी के साथ, उसकी स्टेट के साथ, उसकी जो है रियासत के साथ, गवर्नमेंट के साथ। जिस तरह गवर्नमेंट, स्टेट, उसकी सोसाइटी डेवलप करती है, ग्रो करती है, वैसे वैसे पॉलिटिकल साइंस भी ग्रो करता है। अब देखिए ना, जो उसकी लास्ट स्टेज है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें वो क्या कंसर्न है कि उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी हो रही है, सनतें कैसे लग रही हैं, कैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, ये गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, गवर्नमेंट की फॉर्म क्या होनी चाहिए, इसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ये अब वो फाइनल स्टेज है जिसके बाद पॉलिटिकल साइंस ने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया, पॉलिटिकल साइंस ने अपने आप को फाइनली डेवलप करना स्टार्ट किया। और ये डेवलपमेंट तब तक पॉलिटिकल साइंस की रहेगी जब तक एक स्टेट का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील किसके साथ करता है, पॉलिटिकल साइंस स्टडी किसको करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट को।